ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डी फार्मा इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारी 11 वीडियो जो है वो ऑलरेडी बायोलॉजी की चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ को अवश्य देख लें। दोस्तों, इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स की, जो कि आपके डी फार्मा इंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस है, सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें आप हर एक प्लेलिस्ट में विजिट करके आप पूरे चैप्टर को, पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी बायोलॉजी की 12वीं क्लास। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है? दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है: झाड़ी स्थल, वन, रेगिस्तान और चौथा दिया हुआ है ग्रास स्थल। दोस्तों, प्रश्न में पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी जगह है, आवास का यहाँ पे तात्पर्य यही से है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ की मृदा की जो सतह होती है, यानी मिट्टी की जो सतह होती है, वो दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता रहता है। यानी दिन में तापमान अलग रहता है, वहीं रात में तापमान अलग हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा आप सभी जानते हैं, सबसे अधिक ऐसा होता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में आपके रेत ही रेत होते हैं और यहाँ होता क्या है कि दिन में अधिक तपन के कारण आपकी जो मृदा होती है, जो आपकी धरातल होता है, वो अत्यधिक गर्म हो जाता है और शाम के टाइम आपका जो रेगिस्तान होता है उसकी सतह अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तो रेगिस्तान यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों, हम आपको एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट और उससे आने वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसलिए हो सके तो आप इन पॉइंट को नोट भी करते चलिए। देखिए, अग्नाशयी रस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो आपका होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। पित्त रस जो होता है वो कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त रस जो होता है वो पित्ताशय में स्रावित होता है, और आपको ऑप्शन में पित्ताशय नहीं दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे अग्नाशय अवश्य दिया होगा। दोस्तों, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लार। तो लार आप जानते ही हैं, मुंह में हमारे लार होता है और लार जो होता है ये ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें स्रावित होता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका पित्त रस या फिर पित्ताशय रस भी इसे कहा जाता है, अग्नाशयी रस भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, यही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? दोस्तों, त्वचा से ऐसा कौन सा जीव है जो सांस लेता है? तो अपने त्वचा के माध्यम से केंचुआ जो होता है, ये त्वचा से सांस लेने वाला एक प्रकार का जीव है। तो ऑप्शन नंबर दो जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखिए। दोस्तों, ऐसा कौन सा जलीय जीव है, यानी इसमें आपके सभी मछली ही है, यानी ऑक्टोपस और स्क्विड, क्लाउन, फिश, वेल, ये सभी आपकी मछली ही हैं और जलीय जीव भी कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा इसमें जीव है जिसमें गलफड़े जो होते हैं वो नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों, आपकी जो व्हेल होती है, व्हेल मछली, इसमें गलफड़े जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्टोपस तो आपने देखा ही होगा, ऑक्टोपस जो होता है जिसकी एक सिर होता है और इसके कई आपके भाग होते हैं, इस प्रकार से ऑक्टोपस होता है। तो ये ऑक्टोपस होता है आपका। और एक प्रकार की क्लाउन फिश जो है, ये भी आपकी एक प्रकार की मछली होती है, और स्क्विड भी जो है एक प्रकार की मछली ही होती है। पर इन सभी में गलफड़े जो होते हैं वो पाए जाते हैं, पर व्हेल जो आपकी मछली होती है इसमें गलफड़े नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है व्हेल मछली, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल की रक्षा करता है? दोस्तों, ओजोन मंडल किस परत प्रकार की किरणों से
जैव मंडल की रक्षा करता है। जैव मंडल यानी हमारे जिस मंडल में हम निवास करते हैं उसी मंडल को हम जैव मंडल कहते हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के जीव जंतु प्राणी आ जाते हैं। जैसे कि हम हैं तो हम जैव मंडल में ही निवास करते हैं। जैव मंडल में बहुत सारे अपने अपने भाग बटे हुए हैं, जंतुओं के लिए अलग और मनुष्यों के लिए अलग अलग यहाँ पे जैव मंडल में भाग बने हुए हैं। दोस्तों, इसी मंडल में ओजोन परत ऐसी परत है जो कि हमें किस किरण से, अल्ट्रा वायलेट किरण, जिसे कि आप पराबैंगनी किरण भी कहते हैं, तो पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। दोस्तों, यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, आपकी केमिस्ट्री से बनता है कि ओजोन जो परत है तो ओजोन गैस भी होती है, तो इसका सूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन की सूत्र आप जानते होंगे O2 होता है, तो आपका जो ओजोन होता है इसका जो सूत्र होता है वो O3 होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे छात्र इसे नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सबसे बाह्य वोल को कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। सबसे बाह्य वोल कौन सा होता है, जैसे कि इसमें बाह्य दल जो होते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बाह्य दल, सबसे बाह्य वोल को बाह्य दल पुंज कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, ये बाह्य दल जो है ये आपके जो मनुष्य के हृदय में अलिंद और नीले की संख्या होती है, इसी को बाह्य दल यहाँ पे कहा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बाह्य दल पुंज जो होता है वो बाह्य दल इसमें पाए जाते हैं। और कहीं कहीं मनुष्य में बात करें तो ये आपके 2 होते हैं, वहीं मेढक में 3 होते हैं। तो ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ और इसके साथ साथ बहुत सारी स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? ये आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका केवल माइट्रोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमारी श्वसन के माध्यम में आपके होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, और ये क्या करता है, ये श्वसन का यानी सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है रक्त के माध्यम से माइट्रोकॉन्ड्रिया। वहीं ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है आपका क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों, और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही एक इस प्रकार ऐसे प्रकार के अंग हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समानता दिखाता है। दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आप थोड़ा और जान लीजिए। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में आप अगर देखेंगे, यानी अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहे हैं हम, यानी मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें अनेक आपके छड़ कण या फिर लकड़ी के समान, जैसे कि हम दिखा पे आपको कुछ बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये छड़ हो गया और ये आपका कोई आपका कण के माध्यम से हो गया, ठीक है, और छड़ कण एवं कोई आपका कील के समान हो गया ना, तो ये आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी संरचना कुछ इसी प्रकार होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अगर हम बात करें तो अनेक छड़ कण एवं कील के आकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इसे ही हम माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारी कोशिका की सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होती है और इसके द्वारा ही हम श्वसन यानी सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जिसे कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या फिर ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा समय दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कवक मूल उदाहरण है। दोस्तों, कवक मूल जो है वो किसका उदाहरण है? आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कवक मूल जो है ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कवक मूल जो है ये किस श्रेणी में आता है? तो ये सहजीवी संबंध की श्रेणी में आता है।
अगला हमारा क्वेश्चन विटामिन से है। निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि रक्त को समर्थकता को जमाने में सहायक होता है? तो ये सब अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो इसे आप देखेंगे भी नहीं और इसका आंसर दे देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगे और तितलियां की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित है। दोस्तों झींगे और तितलियां, झींगे आप देखे होंगे, झींगा जो आपका आपने देखा होगा, अगर कोई पुराना इमारत है या फिर कोई पुराना आपने सामान रखा हुआ है, कोई भी सामान लीजिए, या फिर अगर आपने अपने किताब कापी को ही देख लीजिए, अगर आपने अपने बुक्स को किसी अलमीरा में या फिर किसी एक प्रकार के ताखे में रखा हुआ है, तो अगर आप बहुत दिनों बाद वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ एक प्रकार का कीट दिखता है जो कि इसमें कुछ इस प्रकार के बाल जैसे निकले होते हैं और इसे आप झींगा कहते हैं। ठीक है, तो झींगा आप जान गए होंगे। झींगा और तितलियां तो आप सभी जानते हैं, बटरफ्लाई जिसे कहते हैं। तो ये सभी की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित है। तो ये सभी जो है ये संयुक्त पैर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें संयुक्त पैर पाए जाते हैं, यानी एक समान पैर पाए जाते हैं। तो इसी की उपस्थिति के कारण इन्हें हम फाइलम से संबंधित मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है, यानी दूसरा जो है, यही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि संयुक्त पैर। नेक्स्ट है, एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है। दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? पौधे की बात की गई है। अगर आपकी कोई भी पौधा यहाँ पे मान लीजिए है, ये आपका कोई पौधा है और ये ऊपर इसके यहाँ पे फल लगे हुए हैं, मान लीजिए बड़ा है, ठीक है, तो इसका जो भित्ति होता है, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी जो दीवार होती है बाहरी, वो किसकी बनी होती है? दोस्तों जब आप किसी पेड़ में कोई कील ठोक दें या फिर इसे छीलें किसी प्रकार, तो उसमें आप देखेंगे कि एक प्रकार का लार्वा इसमें बहने लगता है, गीला गीला दिखने को मिलता है। तो यही आपका सेलुलोज होता है। तो काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे आप इसको। तो यही आपका सेल्यूलोज होता है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अवश्य बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए यानी कि आपके शरीर में उपस्थित डीएनए जो होता है, यानी जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा ये तय किया जाता है कि आपके पिता या फिर आपके पुत्र, आपका जो जो भी एक दूसरे से रिलेशन हो परिवार में, तो उसको चेक करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए टेस्ट आप जानते होंगे बहुत लोग। तो डीएनए टेस्ट जो होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एक जनक थे, जिनको कि एलेक जेफ्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है, एलेक जेफ्रेस ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज की थी और सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही खोज किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का सबसे पहले यूज कब किया गया था? तो एक प्राचीन काल में मैं बता रहा हूँ और इसका मैं करेक्ट इसका कोई डेट नहीं है। देखिए प्राचीन काल में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कि लाखों लोग मरे गए थे और इस लाखों लोग में इनके जो बॉडी थे उनको पहचानना बहुत ही कठिन हो गया था कि उसमें कौन किसका बॉडी है ना। तो इसको चेक करने के लिए ये एलेक जेफ्रेस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज की थी। तो सबसे पहले वहीं पर इसका यूज किया गया था और वहाँ पे निर्धारित किया गया कि किसका कौन सा बॉडी है उनके फिंगरप्रिंटिंग यानी कि उनके ब्लड के सैंपल के द्वारा। तो यही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सभी जानते भी होंगे। सिनेप्सिन जो है ये जिगोटीन अर्धसूत्री विभाजन के चरण में आता है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो हमारा है ये हो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर चाहें आप तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो पौधे में लचीलापन किसके ऊतक के कारण उत्पन्न होता है? तो पौधे में जो लचीलापन होता है ना, यानी कि जो आपके पौधे होते हैं, पौधे आप देखते होंगे, यानी आपका एक कोई पेड़ है, ठीक है, तो इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो लचीलापन होती हैं, यानी इसको अगर दबाएंगे तो ऐसे झूलने लगेंगी। तो ये लचीलापन कहाँ से आता है? तो ये कोलेनकाइमा नाम का एक ऊतक होता है, एक टिश्यू होता है। इसी के कारण होता है क्या? पौधे में लचीलापन होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाता है वो पेड़ का जो तना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। निम्न में से क्या हरी शैवाल का उदाहरण है? दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और बताना है कि हरी शैवाल का उदाहरण कौन सा है।
इसमें जो क्लैमिडोमोनास है ये आपका हरीश रायवाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो मान लीजिए आप एग्जाम को क्रैक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश को ही ले लीजिए तो आपका जो सन है, सन मान लीजिए आपका है, तो इसकी प्रकाश कभी आपको मुड़ती हुई दिखती है? नहीं दिखती है। सूर्य का जो प्रकाश आता है वो सीधे आपका सतह पर किसी भी सरफेस पे पड़ता है, ये कभी मुड़ता नहीं है, बल्कि प्रकाश आपको मुड़ती हुई प्रतीत होती है। कब प्रतीत होती है? मान लीजिए आपकी ये प्रकाश आ रही है और यहाँ पे कोई मान लीजिए कोना, यहाँ पे कोई कोना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए छिद्र है, मान लीजिए कोई दीवार है, ये कोई आपका एक वाल है, ठीक है, और इसमें से आपके एक छेद है, इसमें से आपकी जो किरण है वो आ रही है, आप से क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये आपका वाल है और इसमें से ये किरण आ रही है, तो यहाँ पे जो बिल है यानी ये जो ये छेद है, इसमें से जब किरण निकलेगी तो आपको इसके कोनों पर कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये आपको प्रकाश मुड़ती हुई दिखेगी, तो इसको ही विवर्तन कहते हैं। पर ये आपकी प्रकाश जो किरण गमन करती है उसकी किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर एक जो हमारा है करेक्ट होगा। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे एक कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आत्मघाती थैली जो है ये लाइसोसोम्स को कहा जाता है, ठीक है, लाइसोसोम्स को हम आत्मघाती थैली कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है ये शरीर में कोशिकाओं के पाचन में सहायक होता है, यानी कोशिकाएं जो आपके शरीर में बनती हैं तो उसको जोड़ने का एक प्रकार से कार्य करता है लाइसोसोम्स, यानी उसको पाचन का कार्य करता है। जैसे शरीर में आप भोजन का पाचन होता है, वैसे ही लाइसोसोम्स आपके शरीर में कोशिकाओं का पाचन करता है। दोस्तों लाइसोसोम्स की खास बात है, इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है तो जान लीजिए। देखिए आपकी जो कोशिका होती है इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिज, राइबोसोम्स, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई आपकी, ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें अंग होते हैं। आपकी इस जो कोशिका होती है यानी आपकी जो सेल होती है, तो इसमें लाइसोसोम जो होता है ये बहुत ही एक प्रकार से खतरनाक कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी, यानी आपकी जो प्लास्टिक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया रक्त में मिल करके आपको अगर श्वसन यानी जो ऑक्सीजन है वो लाइसोसोम्स को नहीं दे रही है, ठीक है, किसी कारणवश अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपकी किसी भी कारणवश किसी भी प्रॉब्लम की आपके शरीर में कोई भी आपका डिजीज़ है, ठीक है, तो अगर लाइसोसोम्स को ये अगर नहीं दे पा रहा है, लाइसोसोम्स को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, या फिर राइबोसोम्स की बात कर लें तो राइबोसोम्स अगर इसको प्राप्त पदार्थ को लाइसोसोम्स को नहीं दे पा रहा है तो लाइसोसोम्स क्या करता है, ये आपस में फट जाता है। यानी बहुत सारे लाइसोसोम्स जो होते हैं वो आपस में टकरा कर फट जाते हैं, यानी एक प्रकार से आत्महत्या कर लेते हैं, यानी एक प्रकार से ये गुस्से हो जाते हैं, ये कह सकते हैं आप हैं, ठीक है। तो यही होता ही है, क्या होता है, अगर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर राइबोसोम्स, ठीक है, ये सभी या फिर आपके डीएनए को ही ले लीजिए, डीएनए ने, ठीक है, ये सभी अगर आपके इसको इसको अगर कहते हैं कि हम आप नहीं देंगे, तुमको तुम्हारा काम नहीं करेंगे, ठीक है, डीएनए अगर कह दिया कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुमको हम जो चाहिए तुमको हम नहीं देंगे, ठीक है, तो मान लीजिए एक प्रकार झगड़े कर लिए इससे सब, ठीक है, तो ये लाइसेंस क्या करता है कि जाओ अब तो हमसे नहीं, अगर हमारा काम नहीं करोगे, अगर हमको अब तुम ऑक्सीजन नहीं दोगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम फट जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जान के, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अकार्बनिक पदार्थों का जो प्रयोग करते हैं वह सपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है करेक्ट होगा। कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या होती है? कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका, यह ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकारता है। ईटीसी में यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर दो जो हमारा है, यानी इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकारता। कोशिकीय श्वसन में जो ऑक्सीजन होता है आपका, यानी ऑक्सीजन जो है ये अंतिम स्वीकारता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो जो हमारा है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोशिकीय श्वसन यानी कि अगर आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपकी कोशिकीय श्वसन को संपन्न करती है, तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ये कोशिकीय क्रिया को, यानी आपके शरीर में कोशिका बन रहा है और उसका किस प्रकार से एक प्रकार में आपस में जुड़ रहे हैं, ऊतक का निर्माण कर रहे हैं, तो ऊतक के निर्माण होने के पहले जो कोशिकी में अंतिम क्रिया जो होती है वही को संपन्न करता है कौन? आपका ईटीसी। ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकारता इसलिए कहा जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर दो जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ से तैयार किया जाता है? दोस्तों शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जिसमें कि भोजन भंडारण होता है, यानी भोजन को स्थायी किया जाता है, रखा जाता है बहुत दिनों के लिए। तो इसमें भोजन जो भरते हैं वो कहाँ बनते हैं, यानी इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण पत्तियों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है, पत्तियों में ही निर्माण होता है इसका भोजन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? दोस्तों आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण जिसकी विशिष्टता है उसे हम समष्टि कहते हैं। ऑप्शन नंबर दो जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? तो पक्षी और स्तनधारी में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है या पथ होता है। ऑप्शन नंबर दो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुष्प के अंडप के सूजे हुए निम्न हिस्से को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक पुष्प है जिसके अंडप के सूजे हुए निम्न हिस्से को अंडाशय कहा जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी अंडाशय जो होता है इसमें पुष्प के अंडप जो होते हैं वो सूज जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश के प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। यानी कि इसको समझने का प्रयास करिए। पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं और भोजन को परिवर्तित करते हैं, भोजन में परिवर्तित करते हैं। तो सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये तो आपने जानते ही होंगे, आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्रिया में यही होता है। और दूसरा आपका दिया हुआ है पौधों में प्रवाहित होता है, तो पौधों में प्रवाहित होता ही ना है, ये तो आप जानते ही होंगे। और तीसरा क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दोस्तों कहाँ नहीं होती है? सेल्यूलोज का क्या बना होता है? तो मैंने आपको बताया था पहले ना कि सेल्यूलोज का क्या बना होता है? कोशिका भित्ति तो बना होता है पादप कोशिकाओं में। तो ये जो हमारा है ये गलत हो जाएगा। और इसमें सही जो आपको पूछा हुआ है यहाँ पे सही कौन है? तो पहला और दूसरा हमारा सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे नीचे तो देखिए आपको तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दो जो हमारा है यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा, यानी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है पित्तरस किसमें बनता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बहुत बार करा रखा है और मैंने आपको बता रखा है कि कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुर्दा, बी दिया हुआ है लार ग्रंथि, आपका यकृत दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ है फेफड़ा। और एक ऑप्शन हमसे और ले लीजिए, क्या? पित्ताशय ले लीजिए, तभी तो आपको मजा आएगा लगाने में। पित्ताशय एक ले लीजिए। तो आपको इस पांचों ऑप्शन में बताना है कि पित्तरस का निर्माण किसमें होता है, ठीक है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। और अगर आपको ऑप्शन में कोई दो ऑप्शन दिख रहे हो तो क्या करेंगे कि उसको हमें कमेंट बताएंगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप हमें कमेंट बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था हमारे आज की वीडियो का। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं